ठीक है, मतलब जो कंपाइलर का फेज होता है, ऑप्टिमाइजेशन फेज, उसके बारे में डिटेल में हमने चीजें समझी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना कि क्या स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। देखो पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें लिखा है ए टू पीडीए इज एज पावरफुल एज ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, या हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन होती है उसमें जब हम ग्रामर के टाइप्स की बात करते हैं तो ट्यूरिंग मशीन किस टाइप की ग्रामर होती है, बताओ भाई। टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, किस टाइप की है? तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी हमने बात करी थी कि ग्रामर जो है हमारे पास क्या क्या ग्रामर है, टाइप जीरो ग्रामर, टाइप वन ग्रामर, टाइप टू ग्रामर और टाइप थ्री ग्रामर। ये हमारे पास ग्रामर होती हैं अलग अलग, जो हम टीओसी में पढ़ते हैं। और जो टाइप थ्री ग्रामर होती है उस ग्रामर को हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। टू ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, और टाइप वन ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, और टाइप वन ग्रामर जीरो जो होती है वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर होती है। ये हमारे पास अलग अलग टाइप के ग्रामर के टाइप दिए हुए हैं। तो इन ग्रामर की टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम इनमें बात करें कि किस तरह की ऑटोमेटा यूज होती है, तो ऑटोमेटा जो है टाइप थ्री ग्रामर में जो हम यूज करते हैं तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का यूज किया जाता है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास होती है टाइप टू ग्रामर, उसमें हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज किया जाता है। यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा होगी। फिर हमारे पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होती है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम ट्यूरिंग मशीन का यूज करते हैं। शॉर्ट में हम बात करें, ये हमारे पास ग्रामर और ग्रामर में कौन से ऑटोमेटा यूज होती है उसके अकॉर्डिंग, इन्हीं के बेस पे ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट में लिखा है ए टू पीडीए इज एज पावरफुल एज ट्यूरिंग मशीन। टू पीडीए क्या होता है और पीडीए क्या होता है? पीडीए मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा है। पुश डाउन ऑटोमेटा में जब हम यूज करते हैं इसमें, तो ये डिटर्मिनिस्टिक होती है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है भाई? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होती है एक रेगुलर ग्रामर, उसमें तो हम डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप वन और टाइप टू में, ये पीडीए जो होती है ये बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। ठीक है, और जो हमारे पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी होती है वो भी लीनियर बाउंडेड नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हमारे पास सेम इनपुट से मल्टीपल पाथ हमें मिल जाते हैं, जो हम वो बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं उसमें मल्टीपल आउटपुट हमें मिल सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में तो कहा कि अगर आप टू पीडीए यूज करें, टू पीडीए का मतलब हो गया कि आपने दो स्टैक यूज करे हैं। पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा तो स्टैक का यूज होता है, तो नॉर्मल पीडीए में हम एक सिंगल स्टैक का यूज करते हैं, और अगर हम टू पीडीए यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया हमने दो स्टैक का यूज किया है। दो स्टैक मतलब हमारे पास जो स्टैक्स है उसमें स्टैक के थ्रू हम ये कॉन्टेक्स्ट फ्री में ग्रामर जो होती थी ये चेक करते थे कि कोई हमारे पास पार्ट हो जाएगा स्ट्रिंग या नहीं उसमें। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन हैज मोर कंप्यूटेशनल पावर देन ए सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन। थर्ड ऑप्शन में कहा कि ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन कैन बी यूज्ड फॉर लेक्सिकल एनालिसिस। और फोर्थ में कहा पीडीए इज नॉट एज कंप्यूटेशनली पावरफुल एज ट्यूरिंग मशीन। देखो ऑप्शन नंबर ए वाला और ऑप्शन नंबर डी है, जो ए और डी में अगर आप देखोगे एक जैसी कुछ बात करी गई है, इसमें भी पीडीए की बात करी गई, इसमें भी पीडीए की बात करी गई, दोनों में पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करी गई। इसमें बताया कि अगर आप दो पीडीए यूज करोगे तो वो जितने काम ट्यूरिंग मशीन कर सकती है उतना काम कर देगी, उसके अकॉर्डिंग पावरफुल हो सकती है। लेकिन इसने कहा सिंगल पीडीए जो है वो पावरफुल नहीं है ट्यूरिंग मशीन में। तो ये वाला डी वाला आंसर तो आप अपने आप ही कर सकते हो, ये तो बहुत ही आसान है कि भाई सबसे कम पावरफुल ये है, उससे ज्यादा पावरफुल ये होगा, उससे ज्यादा पावरफुल ये होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल
ट्यूरिंग मशीन होता है। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे पावर होती है सबसे कम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की, फिर पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, फिर ट्यूरिंग मशीन की होती है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है कि भाई पीडीए जो है इतना पावरफुल नहीं है जितना ट्यूरिंग मशीन है। ठीक है, ये हमें पता ही है, पीडीए यहाँ पे आता है, ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। हमें बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अब सी वाले स्टेटमेंट को हम समझते हैं क्या है। सी वाले में कहा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन। जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है उसमें डिटर्मिनिस्टिक भी होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी होता है। एनएफए भी यूज करते हैं हम, डीएफए भी यूज करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दोनों का यूज किया जाता है। इसने कहा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन कैन बी यूज फॉर लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर का कौन सा फेज होता है? पहला ही फेज होता है, फर्स्ट फेज। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी सोर्स कोड होता है उसको स्कैन करते हैं। भाई अगर हमें कोई भी प्रोग्राम दिया हुआ है कुछ भी करना, तो कोई सा भी फेज, कोई सी भी हम ग्रामर यूज कर लें, इनमें से जब सोर्स कोड आएगा उसको स्कैन करेंगे तभी आगे काम करेंगे। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट जो ऑटोमेटा है या मशीन है उसमें लेक्सिकल एनालिसिस यूज होता है, सभी में यूज होता है। तो इसमें कहा मशीन कैन बी यूज फॉर लेक्सिकल एनालिसिस के लिए यूज करी जाती है ये मशीन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब इसने कहा मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन हैज मोर कंप्यूटेशनल पावर देन सिंगल टेप। अब देखो ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ट्यूरिंग मशीन हर तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करी जाती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हर तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ट्यूरिंग मशीन, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ट्यूरिंग मशीन में आपको बताया था लेफ्ट साइड में भी कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है, राइट साइड में भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह का हमारे पास ग्रामर दी हुई है, लैंग्वेज दी हुई है, सबको ये सोल्व कर देगी ट्यूरिंग मशीन। उसमें सिंगल टेप हो मल्टी टेप हो इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई, वो अपने आप में ही मोर पावरफुल है। इनफाइनाइट स्ट्रिंग ले सकती है, कितना भी ले सकती है। तो इनफाइनाइट में मैं कहने लगूं, ये इस तरह से होगा कि इनफाइनाइट लिखा हुआ है आपके पास कि इनफाइनाइट, और एक लिखा है टू इन्फिनिटी। तो क्या टू इन्फिनिटी बड़ा है क्या इन्फिनिटी से? बताओ, टू इन्फिनिटी बड़ा होता है क्या इन्फिनिटी से? या थ्री इन्फिनिटी, फोर इन्फिनिटी नहीं होगा ना, ये तो गलत है भाई। ये दोनों ही बराबर है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, डबल करो ट्रिपल करो कितना भी करो। तो ऐसे ही ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल है। अब उसमें सिंगल टेप मल्टी टेप का मतलब ही नहीं है, जो काम करना वो सिंगल टेप हो मल्टी टेप हो, सारे के सारी कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन कर सकती है ट्यूरिंग मशीन। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला ए वाला स्टेटमेंट बचा हुआ है कि टू पीडीए इज एज पावरफुल एज ट्यूरिंग मशीन। तो देखो अगर हम सिंगल स्टैक का यूज करते हैं तो सिंगल स्टैक का यूज करने पे पीडीए जो है केवल एक तरफ से डेटा को स्कैन करती है। लेकिन अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर पीडीए में दो स्टैक का, तो वो हमारे पास दोनों काम कर सकती है। आपको बताया था कि क्यू की तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम दो स्टैक का यूज करते हैं तो उसमें हम क्यू को भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे सर्कुलर क्यू में आप पढ़ते थे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो जो टू पीडीए जो है उसमें एक तरह से ये जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है जितना काम वो कर देती है, बिल्कुल 100% तो नहीं, लेकिन उसकी तरह से सारे काम कर सकते हैं। उसमें दोनों साइड से हो सकता है। इसमें भी तो ये ट्यूरिंग मशीन में यही तो था कि दोनों साइड से हमारे पास जो है इनपुट के लिए ओपन था वो। ठीक है, कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, तो इसमें भी वही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट बी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट सी और डी तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको स्टेटमेंट टू को भी समझना है किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा, वही इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी, थ्री इन्फिनिटी वाले कॉन्सेप्ट। बार बार चली जाती है एक का फिर करेंगे। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें एक सी प्रोग्रामिंग का कोड दिया हुआ है हमारे पास।
ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब ये प्रोग्राम हमें कंपाइल कराना है। तो इसमें कहा है कि जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करा रहे हैं तो इन ए कंपाइलर दिस कोड सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड इंटरनली एज ए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डीएजी, यानी इस कोड को हमें एक डीएजी के थ्रू रिप्रेजेंट करना और उसमें बताना उस डीएजी में कितनी नंबर ऑफ नोड्स बनेंगी। जैसे किसी प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए, समझने के लिए आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह से कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर क्या बनाता है, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ बनाता है, डीएजी बनाता है। तो इसका डीएजी आपको बनाना है और उसमें बताना है कितने नोड्स होंगे उसमें। ठीक है भाई, कोई ग्राफ होता है, ग्राफ में एजेस होते हैं और वर्टिसेस होती है, वर्टिसेस को ही हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। देखो, जो ये सोर्स कोड है कंपाइलर के पास जाएगा लेक्सिकल एनालिसिस में, जब कंपाइलर के पास जाएगा तो कंपाइलर इसको 1 बाय 1 स्कैन करेगा। पहले वाली लाइन को स्कैन करेगा, उसको समझते हैं। फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है a इक्वल टू बी प्लस सी। तो पहले एल वैल्यू कैलकुलेट होती है या आर वैल्यू कैलकुलेट होती है, वैल्यू आर वैल्यू होगी राइट साइड वाली वैल्यू में हमारे पास b प्लस सी में एक ऑपरेटर दिया हुआ है, प्लस ऑपरेटर है। तो ये प्लस ऑपरेटर हम यूज करेंगे जब भी डीएजी बनाएंगे। जो ऑपरेटर है हमारे पास उसको भी नोड में रखेंगे और ये हमारे पास उसको ज्वाइन करेंगे। एक बाइनरी ट्री की तरह ये ग्राफ काम करेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले एक b है हमारे पास और एक सी है, ये दोनों नोड है। इन दोनों नोड पे हमने एक ऑपरेशन लगाया, प्लस वाला ऑपरेशन लगा के हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा ए। तो इस वाली नोड का नाम है ए, जो रिजल्ट हमारे पास बना है। तो हमें क्या करना, नेक्स्ट वाले इस पे आते हैं। इसमें लिखा है e इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं ध्यान से समझ लो। e इक्वल टू ए प्लस 1 लिखा है, ए हमारे पास ये ऑलरेडी है, प्लस 1 और करना, तो एक इधर 1 और लिख लो और 1 को लिख के इन दोनों पे भी प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया है ई। ठीक है, तो इस नोड का नाम जो है हमारे पास वो हो गया है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पे 1, और ये इस नोड का नाम हो गया हमारे पास ई। देखो, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है d इक्वल टू बी प्लस सी, यानी b और c को ऐड करके क्या बनाना है, d बनाना। तो b और c हमने पहले ही ऐड किए हुए हैं और प्लस का ही ऑपरेशन उन पे लगाया हुआ है। पहले इसी की नाम आया था a, अब यही b प्लस सी इक्वल टू ए भी है और b प्लस सी इक्वल टू डी भी है। तो इसी का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। इस नोड का नाम ए भी है और इस नोड का नाम क्या है, डी हो गया, रिप्लेस कर दिया। सेम आगे देखो, इक्वल टू डी प्लस 1 है, तो डी प्लस 1 लिखा हुआ है। एफ इक्वल टू डी किसका नाम है, डी इसी वाली नोड का नाम है, ये वाली नोड बनी और 1 ये है, तो डी प्लस 1 क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो प्लस ही लगा हुआ है, तो यही बन गया हमारे पास, एफ बन गया है। यहाँ पर समझ में आया यहाँ तक की बात, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो अगर कोई पूछ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ जी इक्वल टू ई प्लस एफ, ई भी यही है, एफ भी यही है, और इन दोनों को ऐड करना। तो एडिशन वाला हमारे पास यहाँ पे ये नोड बन गई, और ई को भी ऐड करना है, एफ को भी ऐड करना है। ठीक है, ई और एफ दोनों को ऐड करना। तो दोनों हमने लगा दिया, ई का इधर से बना दिया, एफ का इधर से बना दिया। ये हमारे पास नोड आ गई जी की। ठीक है, डायरेक्शन हम दे देते हैं इस तरह से, डायरेक्शन से काम करना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है ये इस प्रोग्राम का डीएजी डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। ठीक है, या डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ हो गया। तो इस वाले ग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी नोड बनी हुई है। कितनी नोड है इसमें, नोड नंबर 1 2 3, फिर ये बनी 4 5 और ये वाली 6 नंबर की। तो टोटल 6 नोड यहाँ पे क्रिएट हुई।
तो इस तरह से इसमें बताना था। कोई भी आपको कोड दे दिया जाता है, कोड देने से आपको उसका ग्राफ बनाना, लाइन बाय लाइन बॉटम से शुरू होगा। ठीक है, देखो वैसे तो ये बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग ही बन रहा है एक तरह से, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नाम ग्राफ इसलिए रखा है, ट्री नहीं है, इसमें क्या है क्लोज भी हो जा रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप देखेंगे इस तरह के चाइल्ड यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये ग्राफ होता है, ट्री नहीं होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से स्टेप्स जो है फॉलो करेगा कंपाइलर, कहाँ पे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि फॉर ए स्टेटमेंट एस इन ए प्रोग्राम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइवनेस एनालिसिस। लाइवनेस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ाया, उससे पिछली क्लास में भी पढ़ाया था लाइवनेस क्या होता है। तो लाइवनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि लाइवनेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट ये दिए हुए, इन स्टेटमेंट को आप समझो। इसने कहा है कि अगर एस नाम का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है किसी भी ब्लॉक में, तो अगर यूज एस का हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यूज एस का मतलब है दिस सेट ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन एस नाम का कोई हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं ये बताता है यूज ऑफ एस। जैसे मान लिया मैं एक लिखता हूँ a इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए बी सी ये तीनों के तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूज ऑफ एस को रिप्रेजेंट कर रहे। यूज ऑफ एस की वैल्यू है ए बी और सी तीनों। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है इसमें इन एस, इसका मतलब है सेट ऑफ वेरिएबल दैट आर लाइव एट द एंट्री पॉइंट ऑफ एस। जब हम एस में एंट्री करे हैं, ठीक है, ये मान लिया कोई ब्लॉक है हमारे पास बी, और उस ब्लॉक में मान लिया एक ही स्टेटमेंट है एस। ठीक है, तो इस एस में ये तीन वेरिएबल, ये तो यूज को रिप्रेजेंट कर रहे, लेकिन ये मान लिया B2 है और यहाँ पे कोई B1 है ब्लॉक और यहाँ पे कोई B3 ब्लॉक है। तो हम इस तरह से आ रहे, पहले B1 में, फिर B2, फिर B3 में आए। ठीक है, तो जब हम एंट्री करें B1 से B2 में, तो उस एंट्री टाइम पे कौन कौन से वेरिएबल लाइव हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास नॉर्मली लाइव वेरिएबल कौन से होते हैं, लाइव वेरिएबल कौन से, राइट साइड में जो राइट साइड में होते हैं, मान लिया यही थे, तो बी और सी क्या है इसमें लाइव है, ये हमारे पास क्या है डेड है। ठीक है, तो बी सी हमारे पास लाइव है, ये यही कह रहा कि जब उसमें एंट्री की हमने किसी भी स्टेटमेंट में, अगर इससे पहले कोई स्टेटमेंट होता तो क्या पता बी भी डेड हो जाता, सी हो जाता, तो वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक के अकॉर्डिंग कितना है। तो ये तो केवल ये बता रहा जब एंट्री कर रहे किसी स्टेटमेंट में तो वहां पे कौन कौन से वेरिएबल लाइव है। और आउट का मतलब जब हम उस स्टेटमेंट से बाहर जा रहे हैं, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में जा रहे, तो कौन कौन से वेरिएबल लाइव हैं एग्जिट करते वक्त, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा आउट को। तो आपको बताना कंसीडर ए बेसिक ब्लॉक दैट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट S1 फॉलोड बाई S2, यानी कोई ब्लॉक है जिसके अंदर दो स्टेटमेंट है, S1 भी है और S2 भी है, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मतलब इसने कहा कि जो ब्लॉक है, मान लिया हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक B1 में कुछ भी हो सकता है, B2 के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक S1 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है A इक्वल टू बी प्लस सी को, एक S2 है इसी के अंदर इसी ब्लॉक में जो रिप्रेजेंट कर रहा मान लिया B इक्वल टू सी प्लस डी को। ठीक है, इस तरह से एक B3 हो जाएगा, B3 में हमारे पास कुछ भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। हम इस वाले से यहाँ पे आएंगे S1 पे और S1 से फिर हम S2 पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जा रहे और आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से बताओ क्या होना चाहिए। रोहित देखो भाई, ये ब्लॉक है B2,
ये तो पता ही चल गया। इनका मतलब होता है, इनका मतलब इसने बताया है कि जो इनपुट इंसर्ट होते वक्त या हम एंट्री पॉइंट करी, जब हम किसी स्टेटमेंट में एंटर किए तो उस टाइम पे कौन कौन से लाइव है वो इनको बता रहा, आउट बता रहा। जब हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़े तो कौन से लाइव है। और जो हमारे पास वो था यूज बता रहा सारे के सारे वेरिएबल। ठीक है, तो इनमें हमें बताना है, पहले वाले में कहा कि जब हम आउट होंगे S1 से, आउट ऑफ S1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा कि जब S1 से बाहर गए तो कौन कौन से लाइव मिले। मान लिया B और C हमारे पास क्या है, लाइव है। तो जब हम S2 में एंट्री करेंगे तो S2 में एंट्री करते वक्त वही हमारे लाइव रहेंगे। क्या ये सही बात है या गलत है? ये तो गलत है ना सर। क्यों है गलत? भाई हम इस स्टेटमेंट क्योंकि सर बी तो लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया ना। तो इसने एग्जीक्यूशन नहीं बोला ना, उसमें एग्जीक्यूट आउट थोड़ी बताया, यहाँ पे इन बताया कि जब हम एंट्री कर रहे यानी उसके पास जा रहे तो उसके पास क्या चीज लेके जा रहे हैं, लाइव। ठीक है, इसने हमें क्या कहा, इसने हमें जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका, आउट का मतलब है वो एग्जीक्यूट हो चुका, इनका मतलब अभी वो एंट्री है, हम इसको स्कैन करेंगे अभी। ठीक है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे डेड वेरिएबल कौन सा, ए है, लेफ्ट साइड का जो होता है, और जो राइट साइड में लाइव वेरिएबल होते हैं मतलब बी और सी लाइव है हमारे पास। ये केस क्या है, जब हमारा S1 एग्जीक्यूट हो गया। अब S1 के एग्जीक्यूट होने पे आप S2 पे पहुंचोगे, तो S2 पे जब आप पहुंचे तो क्या लेके गई है, यही तो कंडीशन लेके गई है कि ए डेड है और लाइव बी सी है, ये कंडीशन लेके गई। जब आप यहाँ पे पहुंच गए तो बी डेड हो गया, सी और डी लाइव रह गया, ये एग्जीक्यूट होने के बाद। तो लेकिन इसमें एंट्री करने, ये इन बता रहा एंट्री का, ये बता रहा एग्जिट का, तो ये स्टेटमेंट तो सही है यहाँ पर। ठीक है, अब ये कह रहा जैसे ही आप आउट करते हैं S1 पे तो जो S1 के इन में थे, ठीक है, और जो यूज किए गए उन दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन की बात हो रही जब, और यूज आ गया, यूज का मतलब तो ए भी आ गया, यूज में तो ए भी आ गया, ए तो डेड है, वो कैसे हो सकता है लाइव उसमें, वो तो हो ही नहीं सकता। भाई यूज में तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन क्या आउट करते वक्त हमारे पास ए लाइव था, नहीं था, ए तो डेड हो चुका था, तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। ऐसे ही आउट करते वक्त जो S1 का आउट हो रहा है, S1 से आउट होते वक्त ये वाली कंडीशन है, तो इन होते वक्त जो कंडीशन थी और S2 के आउट होते, S2 तो बाद में हो रहा, उस वो इसका क्या बता सकता है S1 का, तो ये तो वैसे ही गलत है। भाई जब S1 का आउट जो है वो S2 के आउट से पहले तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ये कह रहा पहले S2 का इन और आउट निकाल लो तब हमें पता चलेगा S1 का, वो कैसे पता चल जाएगा, तो ये पहले होगा ये बाद में होगा, इनसे ये नहीं निकाल सकते हम, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऐसे ही इसमें S2 दे दिया राइट में, तो S2 S1 से पहले हो ही नहीं सकता, दिया हुआ है कि पहले S1 होगा और उसके बाद S2 होगा, तो S2 राइट में आने का कोई मतलब है ही नहीं, और यहाँ पे यूज लिखा गया इसलिए ये गलत है, तो स्टेटमेंट 1 ही यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये हम लाइवनेस के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास चेक करनी हमें वेदर, चेक वेदर द फॉलोइंग ग्रामर इज LL1। हमें क्वेश्चन में कहा है कि चेक करना है वेदर द फॉलोइंग ग्रामर इज LL1। इसका मतलब क्या है, पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। किसी कोई ग्रामर LL1 है क्या, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई ग्रामर दी हुई है, वो LL1 पार्सर जो है उसके द्वारा एग्जीक्यूट की जा सकती है या नहीं। सही आ रही बेटा सीमा स्क्रीन? सर ठीक है सर। चलो देखें।
तो इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास पार्सर होते हैं। LL1 पार्सर क्या है, टॉप डाउन पार्सर है। LR पार्सर जो होते हैं वो हमारे बॉटम अप पार्सर होते हैं। तो ये टॉप डाउन पार्सर के बारे में बात करी गई है कि हमारे पास जो LL1 पार्सर है वो हमारे पास क्या इस ग्रामर को एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताता है। तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं करने के। वैसे आप इसकी पार्सिंग टेबल बनाओ, पार्स ट्री बनाओ, एम्बिग्यूटी चेक करो, वो सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था कि आप एम्बिग्यूटी चेक कर लो, पार्स ट्री बना के वो देख सकते हैं। अगर एम्बिग्यूटी आ रही है तो नहीं होगा, एम्बिग्यूटी है तो नहीं होगी, तो हो जाएगा, है तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या तरीका है, देखो इन चीजों को अगर हमें करना है LL1 पार्सर के लिए है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, इस तरह का प्रोडक्शन रूल है F2A B C, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल दिया है। ए का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है, सी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये वाले प्रोडक्शन रूल को चेक करना है कि ये LL1 पार्सर से एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो ए दिया हुआ है इसका फर्स्ट निकाल लो। फर्स्ट एंड फॉलो के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। इसका भी फर्स्ट निकाल लो, इसका भी फर्स्ट निकाल लो, और इसका भी फर्स्ट निकाल लो। सभी का हमें क्या करना है, फर्स्ट निकाल लेना है। और जो फर्स्ट निकालना है उसका जो भी आएगा फर्स्ट, ये बी और सी था, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ बी और फर्स्ट ऑफ सी, इन सब का फर्स्ट निकाल के उसका हमें क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना। ठीक है, पहले मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन रूल से जो भी हमारे पास स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है, हर स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट कैलकुलेट कर लेना है, और फर्स्ट कैलकुलेट करके जितने भी फर्स्ट आएंगे सबका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में दो केस हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आएगा या फाई के इक्वल नहीं आएगा, कुछ और आएगा वहां पे। ठीक है, दो केस बन सकते हैं हमारे पास, या तो इंटरसेक्शन फाई होगा या डज नॉट इक्वल टू फाई होगा। अगर ये फाई के इक्वल आ रहा तो इसका मतलब ये LL1 पार्सर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अगर फाई नहीं है तो नॉट LL1, तो LL1 पार्सर से एग्जीक्यूट नहीं। ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखनी है, और ये कंडीशन हमारे पास तभी होगी अगर इनमें से कोई हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं जनरेट करना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन ये भी है, इफ ए बी और सी जो है कोई भी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए इनमें से कोई भी। ठीक है, तब हमारे पास क्या केस है, ये केस है कि सबका फर्स्ट निकालेंगे हम, और फर्स्ट निकालने के बाद चेक करेंगे कि कोई फाई तो नहीं बन रहा। अगर फाई है उसमें, मतलब फाई का मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सारे के सारे अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो LL1 से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कुछ भी एक भी चीज कॉमन है तो वो LL1 से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्या हुआ भाई, किसका माइक्रोफोन ऑन है ये? देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि या ये क्वेश्चन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या। तो सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे पास कोई सा भी एप्सिलॉन नहीं है इसमें तीनों में, तो हमें इनका क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, एप्सिलॉन वाले केस का भी देखेंगे, पहले ये वाला केस देखते हैं। तो यानी ये हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग दी हुई है, ये दूसरी स्ट्रिंग है और ये तीसरी स्ट्रिंग है। इन तीनों स्ट्रिंग से हमें क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट इसका निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ A इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ BS इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ C। बताओ बेटा, फर्स्ट ऑफ AS, A क्या होगा, ए हो जाएगा, स्मॉल ए। यानी जो भी पहला हमारे पास
नॉन टर्मिनल आ गया, वही हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन। इसका बी एस का बी बी इंटरसेक्शन, और सी का सी है सी। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन आएगा फाइव, कुछ भी चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो फाइव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास LL1 है। ठीक है, इससे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से करनी है आपको, बाकी आपको टेबल बनानी है, एम्बिग्यूटी बनानी, उसकी जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप केवल इंटरसेक्शन के थ्रू ही कर सकते। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी इनके अंदर तो फाइल नहीं, वो एप्सिलॉन नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो हम इस तरह से कर सकते। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 3 प्रोडक्शन रूल दे दिए। पिछले वाले ग्रामर थी उसमें एक ही प्रोडक्शन रूल था, इस ग्रामर में 3 प्रोडक्शन रूल है, तो हमें तीनों के अकॉर्डिंग चेक करना। ठीक है, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। इसमें सबसे पहले वाले पे आते हैं, इसको हम चेक करेंगे। ए और बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ए और इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ बी। का फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए स्मॉल ए इंटरसेक्शन इसका स्मॉल बी, ये किसके इक्वल हो गया, फाइव के इक्वल हो गया। तो ये फाइव के इक्वल हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास LL1 पार्सर हो गया। भाई तीनों को देखना है, एक नहीं, ग्रामर में 3 प्रोडक्शन रूल दिए हैं, तो तीनों प्रोडक्शन रूल को चेक करना होगा। अब हमें यहाँ पे दूसरे को देखो, अब दूसरे वाला प्रोडक्शन रूल है हमारे पास A B। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट निकालेंगे ए का इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ बी का, ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा, तो ये भी 5 के इक्वल आ गया। तीसरे वाले पे चलेंगे, तीसरे वाले का यहाँ पे क्या होगा, बी, और यहाँ पे क्या होगा, सी, तो वो भी 5 आएगा, बी और सी बन रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बी प्रोडक्शन रूल है हमारे पास B2 BB C, और ये हमारे पास इसका फर्स्ट निकालेंगे BB का, और इंटरसेक्शन करेंगे हम फर्स्ट ऑफ C, तो ये हमारे पास बन गया B इंटरसेक्शन C। ठीक है, और ये भी 5 आ गया। ये तो फर्स्ट निकालना बहुत इजी है, ये तो हमने समझा, वैसे ही आप देख लो, इसका ए आ गया, इसका बी आ गया, टोटल 5 बन गया, इसका ए इसका बी टोटल 5, इसका बी इसका सी 5, ऐसे ही निकल गया। ठीक है, तो सबके 5 बन रहे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये LL1 पार्सर है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम LL1 पार्सर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। समझ में आ गया भाई आपको, किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से ये LL1 पार्सर वाले कॉन्सेप्ट। पिछली भी 1-2 क्लास मिली नहीं मुझे, ये जो आप लाइवलीनेस वाली कह रहे थे ना, 1 जून की क्लास और 3 जून की मिली नहीं। क्लास तो अपलोड हो ढूंढ रही शायद, थी मैं। PDF अपलोड नहीं हुई है इनके। जी मेरी क्लास मिस हो गई थी सर, तो क्लास कुछ 3 जून की पुरानी है। ये वाला क्वेश्चन देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग ग्रामर इज LL1 ग्रामर, ये हमें चेक करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसमें भी। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास, तो पहले एक चीज और समझ लो, इसमें अगर एप्सिलॉन भी आ रहा तो कैसे हम यूज करेंगे। मान लिया हमारे पास H2A है, ठीक है, और B है, और कोई एप्सिलॉन भी है, ठीक है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग भी वो जनरेट करना। तो इस वाले में आपको क्या करना है, A का फर्स्ट निकालना है, इसका भी फर्स्ट निकालना है, B का, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करेंगे। एप्सिलॉन जो है हमारे पास, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, इसके तो आगे कुछ है नहीं वहां पे, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, फॉलो निकालना पड़ेगा। किसका फॉलो निकलेगा, इसका, यहाँ पर
एप्सिलॉन तो एम्प्टी होगी, तो ये जिससे जनरेट हो रही है उसका हमें फॉलो निकालना पड़ेगा, फॉलो ऑफ एस, और इनका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन करने के बाद कॉन्सेप्ट वही होगा कि अगर फाई हो गया तो उसका मतलब LL1 होगी, ठीक है, और अगर फाई नहीं है वो तो नॉट LL1। तो बस इतना ही चेंजेस है इसमें कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट हो रही प्रोडक्शन रूल से, तो उसमें हमें क्या करना है, वहां पे उसका फॉलो निकाल देना है जिससे वो जनरेट होगी, ठीक है। बाकी जो हमारे पास स्ट्रिंग है उनका सबका फर्स्ट निकालना। तो इस वाले में हमारे पास ये एप्सिलॉन वाली तो है नहीं, वैसे नॉर्मल है इस वाले में, तो क्वेश्चन में तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल को तो हम ऐसे ही कर देंगे जो पिछले वाली स्क्रीन पे हमने किया कि S इक्वल टू A B, और यहाँ पे लिखा हमने BA। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ A B का, और इंटरसेक्शन करेंगे फर्स्ट ऑफ BA का। हाँ भाई, एक का बेटा बताओ क्या आएगा फर्स्ट इसका, FAB का। सर FAAB का तो फर्स्ट आएगा A, स्मॉल a। स्मॉल a, यहाँ पे आ गया स्मॉल a दिया हुआ शुरू में, वही आ गया। इसका क्या आएगा, अब इसका फर्स्ट निकालने के लिए तो हमें इससे अगले वाले का देखना पड़ेगा, अगले वाले का क्या आएगा? क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं ना, हाँ, क्योंकि ये आ गया सर क्या आ नॉन गया? टर्मिनल आ गया, टर्मिनल नहीं है। ऐसे देखते हैं, रोहित तुम बताओ क्या होगा BA का। सर ये फर्स्ट ऑफ बी फर्स्ट ऑफ बी निकालना पड़ेगा ना पहले, इसमें फर्स्ट ऑफ फर्स्ट बी निकालते हैं, अगले वाले का तो First- बेटा तब देखते हैं कि पहले वाले का अगर एप्सिलॉन हो जाता है, ठीक है, तभी तो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ B निकालना पड़ेगा, B का फर्स्ट, ठीक है। ये क्योंकि नॉन टर्मिनल नहीं आया, वो टर्मिनल नहीं आएगा, नॉन टर्मिनल आ जाता है, तो फिर हमें उसका निकालना पड़ता है। अभी हम पूरी के पूरी स्ट्रिंग का देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब B का अगर निकालेंगे तो B का हमारे पास यहाँ से देख लो, B का अगर फर्स्ट देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ B, ये इधर से A आ जाएगा और इधर से B आ जाएगा, तो A और B हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट आ गया। अब हम इनमें कर लेंगे, इधर A हो गया और इसका हो गया हमारे पास AB, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन आ गया A। इंटरसेक्शन A है यानी फाई के इक्वल नहीं है, ठीक है। एम्प्टी नहीं बनाए, इनमें कॉमन कुछ हमारे पास चीजें आ गई हैं, तो इसका मतलब ये ग्रामर LL1 नहीं है। अगर एक भी हमारे पास इस तरह का आ जाता है तो आगे के चेक करने की फिर हमें जरूरत ही नहीं है, वहीं पर पता चल गया, तो ये हमारे पास LL1 से पार्स नहीं किया गया, ठीक है। तो आपको बताया था कि हमारे पास जो वे होते हैं मतलब पार्सर होते हैं, तो पार्सर में एक पार्सर टॉप डाउन में हमारे पास LL पार्सर यूज होते हैं जो हम LL1 यूज करते हैं, बॉटम अप पार्सर यूज करते हैं तो उसमें सब LR यूज होते हैं, LR 0 होते हैं, LA LR होता है, CLR होता है, ठीक है, LR होता है, वे 1 पे यूज होते हैं। तो वो वाले सारे हमारे बॉटम अप वाले होते हैं, तो उनका किस तरह से करते हैं, वो सब टेबल बनानी होती है, पार्सिंग टेबल बनती है, उसके थ्रू उनको करा जाता है। तो आपका कंपाइलर डिजाइन के जितने भी टाइप के वैसे क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट हैं वो हमने सब कवर कर लिए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी दिया हुआ है सब चीजें कवर हो गई हैं। तो एक कल क्वेश्चंस का सेशन और रखेंगे, इसमें रिवीजन टाइप का, यही कंपाइलर के इसी पार्सर से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपके कोई भी डाउट हो, कोई और अलग डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल इसकी लास्ट क्लास रखेंगे कंपाइलर डिजाइन।